हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। आई होप आप बहुत अच्छे होंगे। आज मैं आपके लिए क्लास 7th के लेसन 8th के क्वेश्चंस के आंसर को याद करने का तरीका लेकर आई हूँ, वो भी लॉजिकली। और यदि आप इस तरीके को सीख लेंगे तो आप किसी भी क्वेश्चंस के आंसर को आसानी से बना सकते हैं। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए इस तरीके को सीखना और समझना शुरू करते हैं। जैसे कि लास्ट क्लास में यदि आपको याद हो तो मैंने क्वेश्चन पूछने का तरीका बताया था, जिसकी शुरुआत होती है क्या, WH वर्ड से, याद है आपको। फिर हेल्पिंग वर्ब, फिर सब्जेक्ट, फिर मेन वर्ब, फिर ऑब्जेक्ट और फिर क्वेश्चन मार्क। ठीक है। और फिर यदि हम इसके आंसर का तरीका देखें तो आंसर का तरीका कहाँ से शुरुआत करेंगे आंसर की, सब्जेक्ट से, क्वेश्चन के ही, फिर हेल्पिंग वर्ब, इसी के बाद मेन वर्ब, फिर ऑब्जेक्ट और फिर आगे हमारा आंसर बढ़ता जाता है। ये तो आपको बहुत अच्छे से पता है, इससे आप बहुत अच्छे से फैमिलियर हैं। ठीक है, तो अब हम आपकी एक्सरसाइज के क्वेश्चंस की ओर बढ़ते हैं। इससे पहले यदि आपको ये वीडियो पसंद आए तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलना। ठीक है, तो बात करते हैं हम आपके क्वेश्चन नंबर फर्स्ट की। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट क्या है, What do we know about the ancient Olympic games? हम एंशिएंट मीन्स क्या होता है, प्राचीन खेल, ओलंपिक खेलों के बारे में क्या जानते हैं, ये तो हमें बहुत अच्छे से पता है। इससे पहले हम क्वेश्चन को चेक कर लें कि ये जो हमारे पास स्ट्रक्चर है वो इस स्ट्रक्चर को फॉलो कर रहा है कि नहीं। ठीक है, तो व्हाट क्या है, WH वर्ड, डू यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब, वी सब्जेक्ट, नो क्या है यहाँ पर मेन वर्ब, अबाउट द एंशिएंट ओलंपिक गेम्स ये हमारा पूरा क्या है, ऑब्जेक्ट है। ठीक है, तो आंसर की शुरुआत हम करेंगे किस वर्ड से, सब्जेक्ट से। सब्जेक्ट क्या है हमारा, वी। ठीक है, नो मेन वर्ब है तो हमको सिर्फ नो लिखना है। क्यों लिखना है, क्योंकि मैंने लास्ट क्लास में आपको बताया था कि जब क्वेश्चन में डू हेल्पिंग वर्ब होती है तो हमें सिर्फ आंसर जब हम देते हैं तो मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म को ही लिखते हैं बस। तो मेन वर्ब क्या है हमारे पास, नो की फर्स्ट फॉर्म क्या है, नो ही है। ठीक है, वी नो अ फ्यू थिंग्स, फिर ये पूरा लिखेंगे हम, अबाउट दी एंशिएंट ओलंपिक गेम्स। हम कुछ चीजें ही प्राचीन ओलंपिक गेम के बारे में जानते हैं, वो क्या है, आगे लिखेंगे दी एंशिएंट ओलंपिक गेम्स held in Greece in 779 BC. That's why therefore we was called, this festival, this sports festival was called Olympic गेम्स। इसलिए इसे इस खेल फेस्टिवल को, मतलब इस खेल के त्योहार को ओलंपिक गेम्स पुकारा जाने लगा।
ठीक है, अब हम चलते हैं आपके क्वेश्चन नंबर सेकंड की ओर। तो क्वेश्चन नंबर सेकंड क्या है कि वेयर डिड द ओलंपिक गेम्स गेट देयर नेम फ्रॉम। ओलंपिक खेलों ने अपना नाम कहां से प्राप्त किया, ठीक है, या कहां से इसे प्राप्त किया गया। तो इससे आंसर से पहले हम इसको भी चेक कर लें कि ये किस स्ट्रक्चर को फॉलो कर रहा है, ठीक है। वेयर क्या है, WH वर्ड, डिड हेल्पिंग वर्ब, द ओलंपिक गेम्स ये क्या है हमारा सब्जेक्ट है, गेट यहाँ पर मेन वर्ब है, देयर नेम फ्रॉम ये क्या है ऑब्जेक्ट है, ठीक है। तो आंसर की शुरुआत हम करेंगे सब्जेक्ट से। सब्जेक्ट क्या है हमारा, द ओलंपिक गेम्स, द या दी ओलंपिक गेम्स। अब आपको एक चीज और याद होगा कि मैंने आपको बताया था कि जब क्वेश्चन में डिड हेल्पिंग वर्ब होती है तब हम इस डिड हेल्पिंग वर्ब को आंसर जब देते हैं तब नहीं लिखते हैं, और इसको नहीं लिखते हैं तो फिर क्या करते हैं, इसके बाद हम वर्ब की सेकेंड फॉर्म को लिखते हैं डिड के स्थान पर, क्योंकि डिड को तो हमें लिखना नहीं है इसलिए हम वर्ब की सेकेंड फॉर्म को लिखते हैं, ठीक है। तो गेट क्या है, मेन वर्ब है, यहाँ पर मेन वर्ब की सेकेंड फॉर्म को लिखना है हमें। तो मेन वर्ब क्या है गेट, गेट की सेकेंड फॉर्म क्या होती है गॉट, क्या होती है गॉट। द ओलंपिक गेम्स गॉट, फिर हमको इसका ऑब्जेक्ट लिखना है, देयर नेम फ्रॉम द प्लेस ओलंपिया। इस क्वेश्चन के आंसर में हमको कितना याद करना है, बस द प्लेस ओलंपिया, कि जो ओलंपिक गेम है उनको अपना नाम कहाँ से मिला, एक स्थान है ओलंपिया नामक, वहां से मिला है, ठीक है। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की ओर। तो क्वेश्चन नंबर 3 क्या है देखते हैं। हु वन a gold medal for rowing in the Olympic Games of 1928। किसने 1928 में ओलंपिक गेम में रोविंग मीन्स क्या होता है बोट, नाव चलाना, नाव चलाने के लिए मेडल, गोल्ड मेडल प्राप्त किया था या जीता था। किसने किया था ये हमें बहुत अच्छे से पता है। और एक चीज और याद रखना, मैं तो वैसे बता चुकी हूं आपको कि जब क्वेश्चन की शुरुआत हु वर्ड से होती है उसके बाद जस्ट वर्ब की सेकेंड फॉर्म आती है, ठीक है, वर्ब की सेकेंड फॉर्म आती है, तब हम हु वर्ड के स्थान पर जिसने ये रेस जीती, जिसने ये गोल्ड मेडल जीता है उनका नाम बस लिखेंगे और पूरा एज इट इज वन अ गोल्ड मेडल फ्रॉम रोविंग इन द ओलंपिक गेम्स ऑफ 1928, ये पूरा हम क्वेश्चन से ही लिखेंगे, ठीक है। तो कौन है वो, उनका नाम है बॉबी पियर्स, फिर ये पूरा एज इट इज लिखेंगे, won a gold medal for rowing in the Olympic गेम्स ऑफ 1928। बॉबी पियर्स जो थे उन्होंने 1928 के ओलंपिक गेम में रोविंग रेस में जब उन्होंने भाग लिया था उसमें गोल्ड मेडल जीता था।
ठीक है, अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की ओर। तो क्वेश्चन नंबर 4 क्या है देखते हैं। एट व्हाट एज डिड बॉबी विन द फर्स्ट रेस? किस उम्र में या जब बॉबी कितने साल के थे तब उन्होंने पहली रेस जीती? तो ये भी हमें बहुत अच्छे से पता है। ठीक है, तो इससे पहले हम इसको भी चेक कर लें कि ये किस स्ट्रक्चर को फॉलो कर रहा है। ठीक है, तो एट व्हाट एज ये पूरा हमारा WH वर्ड है। क्यों है ये हमने लास्ट क्लास में मैंने आपको बता चुकी हूँ कि ये क्यों लिया गया है एट व्हाट एज। व्हाट तो क्या है WH वर्ड, पर एट और एज को क्यों लिया है मैंने। ठीक है, डिड क्या है, हेल्पिंग वर्ब है। अभी मैं फिर से बताऊंगी कि ये क्यों है यदि आपने वो वीडियो नहीं देखी होगी। ठीक है, बॉबी क्या है, सब्जेक्ट है। विन क्या है, मेन वर्ब है। द फर्स्ट रेस क्या है, ऑब्जेक्ट है। अब हम चलते हैं यहाँ पर कि ये WH वर्ड मैंने क्यों माना, क्योंकि देखो आप अपने स्ट्रक्चर में देखो कि WH वर्ड यहां पर है, फिर इसके बाद डायरेक्ट हेल्पिंग वर्ब क्या है, डायरेक्ट हेल्पिंग वर्ब। और हमारे पास WH वर्ड है, WH वर्ड के बाद क्या है, एज है। इसलिए मैंने एज और एट को ऐसा WH वर्ड माना है। फिर इसके बाद हमको क्या मिली, हेल्पिंग वर्ब। तो हमारा ये जो सेंटेंस है वो इस स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग हो गया इसलिए। ठीक है, तो अब हम इसके आंसर की बात करें तो आंसर की शुरुआत हम करेंगे सब्जेक्ट से। सब्जेक्ट है हमारा बॉबी। फिर अभी मैंने बताया कि जब डिड हेल्पिंग वर्ब क्वेश्चन में आती है तो हम डिड हेल्पिंग वर्ब को नहीं लिखते हैं, मेन वर्ब की सेकंड फॉर्म को लिखते हैं। मेन वर्ब क्या है, विन। इसकी सेकंड फॉर्म होती है वन, बॉबी वन द फर्स्ट रेस। लिखेंगे हम द फर्स्ट रेस एट द एज ऑफ 6। बॉबी ने 6 साल की उम्र में अपनी पहली रेस जीती। तो ये क्वेश्चंस को आप स्क्रीनशॉट कर सकते हैं या आप अपनी नोटबुक में नोट कर सकते हैं। अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 5, 6 एंड 7। ठीक है, तो अब हम चलते हैं आपके क्वेश्चन नंबर 5 की ओर। तो क्वेश्चन नंबर 5 क्या है देखते हैं। हु डिड बॉबी कॉम्पिटिट विद इन द फाइनल्स ऑफ द एम्स्टर्डम ओलंपिक? एम्स्टर्डम ओलंपिक के फाइनल में बॉबी ने किसके साथ प्रतियोगिता की? किसके साथ थी? इससे पहले हम इसको चेक कर लें कि ये किस स्ट्रक्चर को फॉलो कर रहा है। ठीक है, क्योंकि मैंने लास्ट में आपको बताया था कि जब हु वर्ड की शुरुआत क्वेश्चन से होती है तो इसका आंसर हम कैसे देते हैं कि हु के स्थान पर उसका आंसर लिखते हैं, जो भी व्यक्ति हो, जो भी हो। ठीक है, फिर उसके बाद पूरा ज्यों के त्यों लिखते हैं। परंतु यहाँ पर जो क्वेश्चन आप देख रहे हैं वो थोड़ा सा अलग है। कैसा अलग है देखेंगे। हु क्या है, WH वर्ड है, ये हम जानते हैं। फिर इसके बाद डायरेक्ट क्या है, हेल्पिंग वर्ब है। और जब हु वर्ड क्वेश्चन में आता था, अभी तक जब आपने पढ़ा है जो भी, किसके बाद डायरेक्ट मेन वर्ब आती है। क्या आती है, मेन वर्ब। और यहाँ पर क्या है, WH वर्ड के बाद डायरेक्ट हेल्पिंग वर्ब है। तो ये हमारे इस स्ट्रक्चर को फॉलो करेगा और हमें आंसर भी इस स्ट्रक्चर के हिसाब से देना पड़ेगा। ठीक है, फिर बॉबी क्या है, सब्जेक्ट है। कॉम्पिटिट क्या है, मेन वर्ब है। विद इन द फाइनल ऑफ द एम्स्टर्डम ओलंपिक, ये पूरा का पूरा हमारा क्या है, ऑब्जेक्ट है। ठीक है, तो अब हम आंसर की शुरुआत करेंगे सब्जेक्ट से। तो सब्जेक्ट क्या है हमारा, बॉबी। फिर मैंने अभी लास्ट में आपको बताया था कि जब डिड हेल्पिंग वर्ब क्वेश्चन में होती है तो हम इस डिड हेल्पिंग वर्ब को आंसर में नहीं लिखते हैं, इसके स्थान पर मेन वर्ब की सेकंड फॉर्म को लिखते हैं। ठीक है, तो मेन वर्ब क्या है हमारी, कॉम्पिटिट। तो इसकी सेकंड फॉर्म हो जाएगी कॉम्पिटिटेड। डी बस लगाना है बस हमें। ठीक है, तो विद किसके साथ उन्होंने प्रतियोगिता की थी, तो उनका नाम क्या था, हमने लेसन में पढ़ा है, केन
मायर्स, इनका नाम क्या है? केन मायर्स। फिर इन द फाइनल ऑफ द एम्स्टर्डम ओलंपिक, एम्स्टर्डम ओलंपिक के फाइनल में बॉबी ने केन मायर्स के साथ प्रतियोगिता की। ठीक है, अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की ओर। तो क्वेश्चन नंबर 6 क्या है वो भी देखते हैं। व्हाट कॉज्ड बॉबी स्लो डाउन इन द मिडिल ऑफ द रेस? वो क्या कारण था जिसके कारण बॉबी को अपनी नाव को या अपनी रेस को धीमी करना पड़ा? क्या कारण था ये भी हमें बहुत अच्छे से पता है। तो इसका आंसर हम लिखेंगे, कैसे लिखेंगे? बॉबी स्लो डाउन इन द मिडल ऑफ द रेस बिकॉज, या लिखेंगे हम अ डक and her duckling swam across the waterway. It was the path of Bobby's boat. The boat was going to run into them, therefore फिर लिखेंगे हम बॉबी had to slow down in the middle of the race. In the middle of the रेस। ठीक है, एक बतख और उसके बच्चे पानी या वाटरवे मीन्स क्या होता है? जल मार्ग के आर पार। क्रॉस मीन्स क्या होता है? आर पार। स्वम मीन्स होता है तैरना। तो वो क्या कर रहे थे? तैर रहे थे। इट वॉज द पाथ ऑफ बॉबीज बोट, और जो वो रास्ता था जिस रास्ते में वो तैर रहे थे वो बॉबी की नाव का था। द बोट वॉज गोइंग टू रन इन टू दैम, और जो बोट थी वो उनके ऊपर चढ़ने ही वाली थी। ठीक है, क्योंकि वो बहुत ज्यादा रेस में था। देयरफॉर बॉबी हैड टू स्लो डाउन इन द मिडल ऑफ द रेस, इसलिए बॉबी को रेस के बीचों बीच या बीच में अपनी नाव को स्लो करना पड़ा। ठीक है, अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की ओर। तो क्वेश्चन नंबर 7 क्या है? What did Bobby do when he saw a duck and her duckling swimming across the waterway? बॉबी ने क्या किया जब उसने देखा कि ये जो है डक मतलब बदक और उसके बच्चे जल मार्ग के आर पार हैं? क्या क्या किया उसने? ये भी हमें बहुत अच्छे से पता है। तो इसके आंसर की शुरुआत करने से पहले हम इसको चेक कर लें कि ये किस स्ट्रक्चर को फॉलो कर रहा है। ठीक है, व्हाट क्या है? WH वर्ब। डिड क्या है? हेल्पिंग वर्ब। बॉबी क्या है?
सब्जेक्ट है और डू क्या है यहाँ पर, मेन वर्ब है। फिर व्हेन यहाँ पर क्या है, एज अ कंजंक्शन का कार्य कर रहा है, ना कि WH वर्ड है, ठीक है, क्योंकि ये दो कंप्लीट सेंटेंस को जोड़ने का कार्य कर रहा है। ही क्या है, सब्जेक्ट है, सा मेन वर्ब है, अ डक एंड हर डकलिंग across swimming duckling swimming across the waterway, ये पूरा का पूरा हमारा एज अ ऑब्जेक्ट का कार्य कर रहा है, ठीक है। तो इसके आंसर की शुरुआत हम करेंगे कहाँ से, बॉबी से। सब्जेक्ट क्या है हमारा, बॉबी, पहले क्वेश्चन का। बॉबी क्या किया था, बॉबी ने स्लो डाउन हिज बोट, बॉबी ने अपनी नाव को स्लो कर लिया। फिर आंसर पूरा हम यहां से लिखेंगे, क्वेश्चन में जो दिया है हमको, व्हेन ही सा अ डक एंड हर डकलिंग swimming across the waterway। बॉबी ने अपनी नाव को स्लो कर लिया जब उसने डक और उसके बच्चे को वाटरवे में जल मार्ग के आर पार तैरते हुए देखा। सो ये रहे आपके क्वेश्चंस के आंसर्स। आई होप आपको बहुत अच्छे से समझ में आए होंगे और साथ ही साथ कुछ ना कुछ क्वेश्चंस के आंसर्स 50% तो आपको याद ही हो गए होंगे। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में न्यू एक्सरसाइज के साथ। थैंक्स फॉर टुडे।